न्यूज 7 राजस्थान देखने वाला सभी दर्शकों को राम राम और घनी खम्मा साहब। आज दीतवार है और अपनी खबर आवे, ठीक है ना, देसी भाषा में अपनी जो गांव की ढाणी की जो भाषा है वह में हम प्रोग्राम करा और बिल्कुल अपनी खबर ही ले रहा है। आज आसपास की खबर बताऊंगा। यह टाइम देखो सबसे ज्यादा खबर जो चल रही है ना वह चल रही है चुनावन की। गाँव में भी दुनिया, हालांकि ये नेता है ना, ये नेता ये या समझे कि साहब गाँव में रहवाड़ी दुनिया को ज्यादा समझ में को ना है और जातिवाद का नाम पे, क्षेत्रवाद का नाम पे नान बड़ो है, हमारो रिश्तेदार है, भाई हिसाब से वोट मिल जाए। पर अब गाँव की दुनिया भी चतर होगी और चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, काई पोजीशन चल रही है वहां पे चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम चर्चा हंसी खुशी के साथ में करेंगे, हंसी मजाक के साथ में करेंगे। यानी मौजूदा राजनीति में जो चल रहा है बापे काव्य मन का ही सोचे, एक कवि का ही सोचे, हास्य व्यंग और रस के साथ में डूबी हुआ जो आज का प्रोग्राम है अपनी खबर, वो आपके साथ में मैं आज बिल्कुल दिखाऊंगा। और आसपास की खबरें तो आपको दिखाऊंगा ही, बताऊंगा भी। अंदर सु का ही खबर है क्यों अब यह टाइम सबन के कि धुड़कोड़ाल चल रहा है। महाराज टिकट को कहीं हो, कांग्रेस ने तो चलो टिकट दे दियो, बीजेपी को टिकट कब क्लियर होएगो। एक बात तुमको बता दूं मैं, इतने आसान को नहीं, हाल तो रोड़ा दोनों में ही अटक रहा है। अंदर की बात है और तुमको बता रहा हूं और सौगन है कोई बता जी मैं, हाल है अंदर की बात है। हाल तो दोनों ही टिकटन में रोड़ा हो रहा है, गंगापुर सिटी कान में। और गंगापुर सिटी नहीं, सवाई माधोपुर से जो टिकट मिले है ना, बाका बारा में भी बहुत सारी चीज मेरे पास में भीतर से निकल रही है। पर ठीक है, ये अपनी अपनी गोटी फिट करवा में लग रहा है, अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, तो हम भी ज्यादा छेड़वा की कोशिश को कर रहा। लेकिन अंदर से बात यही है निकल रही है जे कि हाल तो ये जो टिकट मिले है ना इनमें भी रोड़ा हो रहा है भाई भैया। कांग्रेस में भी विरोध जारी है और बीजेपी में भी विरोध जारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 7 टिकट जो है ना 7 पे बदल दिया। और आज तेलंगाना जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उन्होंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को लेटर लिखे है और न्यों कहिए महाराज बगावत ज्यादा हो रही है, असंतोष ज्यादा है, कुछ टिकट ऐसे हैं जो आपने गलत तरीके से दे दिए, इन पर दोबारा पुनर्विचार करो और टिकटन को बदलो। कुल मिला रहा है जितनी टेंशन तुमको कोनी ने, तुमको तो करना का ही है, तुमको तो एक कैंडिडेट को वोट देना। लेकिन मां सबसे बड़ो रोलो या अटक रहा है कि टिकट कौन को दिया, कौन तो सीट जीत निकालेगो और कौन इशो है जो हमारी ऐसी करवाएगो टाइम टाइम फेस करेगो मैदान में। समस्या तो यह और है। तो राजनीतिक दलन को ज्यादा टेंशन है, बापे भी हम चर्चा करेंगे, बा मुद्दान पे भी बात करेंगे और हंसी मजाक के साथ में आज का यह प्रोग्राम को करेंगे। पर्सनल या व्यक्तिगत रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अपनी खबर के बारे में मैं हमेशा एक बात बताता हूं, ये वो प्रोग्राम है जो गांव और ढाणी के लिए, किसानों के लिए, हमारे गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए बनाया गया है, स्पेशली हर रविवार के लिए, ताकि मनोरंजन के साथ साथ खबरें और जानकारी और जागरूकता हमारे गांव में रहने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। उसी आइडियाज के साथ में, उसी सोच के साथ में हम इस प्रोग्राम को लेकर के आते हैं। अब में यह हो सके जैसे गांव में आप कोई छोटी मोटी बात कह दिया जो कहे ना कि ठल्लो मारे या तो ठल्ला मारा वाली बात भी कई बार हम कह दिया, लेकिन बाबू सीरियस लेवा की जरूरत कौन, मजाक का रूप में, हंसी का रूप में हम ये प्रोग्राम को ले रहा। जुड़ो, शेयर करता रहिजो। और मुझे पता है खैर आज तुम मैच में ज्यादा बिजी हो और मैच में जैसे ज्यादा बिजी हो, भारत और इंग्लैंड के बीच में चल रहा है मैच। भारत ने जिशा तिशा कर रहा पूरा वर्ल्ड कप में पहली बार पहले बल्लेबाजी करी और स्कोर ज्यादा भिड़ो नहीं और 229 रन रहेगा मटा का। दिमाग में भाई टाइम से टेंशन शुरू होगी कि 229 तो कोई ज्यादा बड़ा स्कोर को नहीं इंग्लैंड जीत सके, पर फिटकड़ी इंग्लैंड की भी फूट गई। और ताजा समाचार जब तक मिला है हाल 100 रन शायद पूरा को हुआ इंग्लैंड का और केक विकेट गया 6 विकेट गया और हाल शायद 80-90 रन हुआ, दिखे 94 रन हुआ है और 6 विकेट गया। तो कुल मिलाकर फिटकड़ी न्याय फूट रही है। तो भारत हो सके यह मैच को जीत जाए। पीछे जब स्कोर बढ़ाए हो ना, जब मोको भी उम्मीद को नहीं कि या तो थोड़ा सा कम रहेगा मटा को, पर चलो लेते देते जिसे तिशा कर रहे, 229 रन तो बढ़ा दिया। लेकिन अब यह स्कोर भी बहुत पहाड़ जैसा साबित हो रहा है इंग्लैंड के लिए। तो बिल्कुल मैच चल रहा है, बामें आप ज्यादा इन्वॉल्व है, ज्यादा देखवा की और सोचवा की जरूरत को, भारत जीत जाएगा, कोई टेंशन की बात को। चलो राष्ट्रीय लेवल की पहले बड़ी खबर है, वहां से हम शुरुआत कर दें। आज केरल का एर्नाकुलम से एक खबर आई है भाई भैया,
एक धर्म प्रार्थना सभा चल रही है और वहां में बम ब्लास्ट हुआ, 3 बम फटा है और वहां में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 52 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सुबह 9 बजे की यह घटना है जब प्रार्थना सभा चल रही और लगभग 2000 लोग थे वहां जब यह घटना हुई है। हालांकि पुलिस ने तुरंत जो आरोपी है उसको गिरफ्तार भी कर लिया, आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि भाई ये बम फोड़े क्यों आते हैं, कहीं दुश्मनी, ठीक है ना। तो भाई पुलिस जांच कर रही है। और टिकट वितरण आला कमान के लिए मुसीबत बन रहा है और मुसीबत जिसे मैंने आपको बताई, जगह जगह से रिपोर्ट पहुंच रही है खड़गे साहब के पास में कि महाराज टिकटन में संशोधन करना पड़ेगा, टिकट बदलना पड़ेगा। कुल मिला रहा है, चाहे राजस्थान की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर लो, चाहे बात कर लो तेलंगाना की। तेलंगाना में अभी तक मैं आपको बताऊं, आज भांसू लेटर लिखा है और मध्य प्रदेश में भी 7 बदले है और तेलंगाना में भी 100 टिकट जो है वह जारी कर दिया है कांग्रेस ने। और भांसू भी लगातार विरोध का स्वर आ रहा है कि साहब ये टिकटन पर पुनर्विचार करो जाए। और छत्तीसगढ़ का रायपुर में आज राहुल गांधी जी का छू अलग ही अंदाज में नजर आया, माथा पे मुंडा सो बांध, हाथ में ले दताड़ी और खेत में पहुंचगा धान काटवा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में आपने देखे होगा राहुल गांधी बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको नजर आया है ना। आम आदमी से मिलबो है, कभी मैकेनिकल से मिलबो है, कभी फर्नीचर वाला से मिलबो है ना। इनसु जार मिल रहा है, आम आदमी को दर्द तकलीफ को जानने की कोशिश कर रहा है, अच्छी बात। एक अच्छा राजनेता का ये सबसे पहला गुण है। और कम से कम मैं तो इतने कह सकूं कि बीजेपी से ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ये जो रैली है ना, रैली है और ये जो लोगों से मिलने का तरीका है, ये बीजेपी का परंपरागत तरीका रहा है। कांग्रेस ने सबसे पहले इन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कम से कम ये नई परंपरा राहुल गांधी ने शुरू तो करी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में। और आज भी किसानों से मिला है और किसान बनगा साहब छत्तीसगढ़ में जाए और वहां भी कांग्रेस ने वादा तो कर दिया, 2 वादा किया है। और 2 वादा में पहला वादा तो यह किया है कि स्वास्थ्य बीमा की राशि जो छत्तीसगढ़ में चलती थी 5 लाख, उसको बढ़ा करके 10 लाख करने का वादा किया है। और दूसरी बात, मजदूरों को अब तक बस 7,000 रुपया मिला है साल का, है ना। वे अब बढ़ा और 10,000 कर दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आई तो। आगे बढ़ा, बात करा खेलन की, बात मैंने आपको बता दी। भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच चल रहा है और कुल मिला रहा है रोहित शर्मा ने एक बार फिर बढ़िया पारी खेली 87 रन की और 49 रन को योगदान दिया सूर्य कुमार यादव ने। जब जारी लग के ढग्गे पहुंचा 229 पे, फिर इंग्लैंड की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अब बात करा प्रदेश की। देखो एक चीज मैं आपको बहुत करीब से और बहुत नजदीक से एक बात बताना चाहूं, आपकी अपनी सोच है, लेकिन राजनीति को जितने का अनुभव है, पत्रकारिता को जितने का अनुभव है, वह आधार पर मैं एक चीज आपके साथ में एक शेयर करना चाहूं। शेयर करता चलिए, लेकिन आप भी हाँ कमी मत रहे जो कम शेयर करो तुम। और आज यूट्यूब पे और लाइव को नहीं, जैसे मेरी आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बने। दोनों ही पार्टी में आपने एक चीज सुनी होगी, आला कमान आला कमान आला कमान। कैसा बिल्ली मर गई तो फैसला आला कमान करेगो, कुत्ता मर गो तो फैसला आला कमान करेगो। ये आला कमान है कौन? आला कमान की भूमिका कहीं है, और आला कमान की जो भूमिका है वो राष्ट्र लेवल पर ज्यादा तय होती है या राज्य लेवल पर ज्यादा तय होती है, ये भी एक सोचने वाला विषय है। अब आपको मैं दोनों पार्टी को एक बहुत छोटा सा विश्लेषण है जो मैं आपको बता रहा हूं। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी, उस समय मैं आपको बात बताऊं, मतलब अगर टाइम से मैं बात करूं आपको पूरा विश्लेषण के साथ में मैं बताऊंगा कि जब राजस्थान में सरकार बनी कांग्रेस की, बाटेम गहलोत और पायलट दोनों को एक फ्रेम में दिखाया और राहुल गांधी ने यह लग रहा हो कि साहब सब कुछ बढ़िया है, ऑल इज वेल, दोनों मिलकर राजस्थान की सूरत को बदलेगा, एक सीएम बन गो एक डिप्टी सीएम बन गो। गुजर भाई ने लटकर वोट दिया कि साहब पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन वह चक्कर पड़ गो। घटना में कहानी में ट्विस्ट कब आया अभी मैं आपको बताऊं। जब ये विधायक, अच्छा आपको एक चीज और बताऊं, ये तो आप भी स्वीकार करोगे कहीं ना कहीं कि लग रहा है यार साहब सब कुछ फैसला आला कमान करे, लेकिन गहलोत सर्वे सर्वा हो गए। राजस्थान कांग्रेस में सबसे ज्यादा और एकाधिकार अगर किसी को प्राप्त था तो वो है सीएम गहलोत। और जब उनने एकाधिकार दिखावा चालू कर दियो, यही बात से ज्यादा नाराज हुआ सचिन पायलट, विधायकन को ले और पहुंच गया मानेसर। बहुत दिन तक नाटक चलो, आखिर में भाई फिर आला कमान ने दोनों को बैठ मामला सुलझा दियो, दोनों का मामला शांत होगा और फिर लगे कि हाँ सब कुछ ऑल इज वेल है और ठीक ठाक से कांग्रेस चल रही है। अब मैं आपको बताऊं कि
जो 4 साल में हुआ वह कार्यकर्ताओं को भी दिखो है और जनता को भी दिखो है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो थोड़ा परसेप्शन है, जो 4 साल का 5 साल का विश्लेषण है, वो आपको बता रहा हूं मैं, बिना किसी पक्षपात के। कार्यकर्ताओं को भी नजर आया और जनता को भी नजर आया 4 साल में हो कहीं। और चुनाव नजदीक आते ही औजू एक ही फोटो में नजर आवा लगा पायलट और गहलोत। 4 साल खूब नूरा कुश्ती हुई है, आरोप प्रत्यारोप लगा है, एक दूसरा को जिसी गाड़ी देनी ने सब गाड़ी दे लगा ली, एक सम्मान करतो करतो बाहर हो, एक कहवाम को चूक्यो। क्यों? शासन है ना, एक अधिकार हो गहलोत साहब को। पायलट ने हमेशा पोलाइटली बिहेव करो। और अब लास्ट में जब चुनाव आया, जब दोनों एक ही फ्रेम में एक ही मंच पर नजर आवा लगा कि साहब ऑल इज वेल है, कहीं अब ठीक है कि सब कछु नहीं है। अब मैं बताऊं आपको, जिसा ही पहली सूची आई और विरोध शुरू हो हल्लो चालू हो, तुरंत ही पूरा हो अल्लाह को साधवा के लिए गहलोत साहब की प्राथमिकता दी और गहलोत साहब की चली है अब तक दोनों सूची में। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दोनों लिस्ट उठाकर देख लो। गहलोत समर्थक, गहलोत के जो समर्थक में थे, गहलोत के प्रति जो समर्पित थे, उन्हीं को टिकट मिला दोनों सूचियों में कांग्रेस की। अब आगे घटना और कहीं बड़ी, वह मैं आपको बताऊं जो समीक्षा हमने करी है। गहलोत की ताकत और रुतबा को अंदाज यही बात से लगा सको, एक खबर हमने आपको दिखाई, आपको अच्छी तरह ध्यान होएगो। प्रियंका गांधी आई सिकराय, दौसा का सिकराय में, और सिकराय में सार्वजनिक मंचू गहलोत साहब ने 5 प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया, जबकि वह टाइम तक टिकटन की घोषणा भी नहीं। तो आप समझ लो कि वह आदमी को रुतबो कितने तगड़ो है कि जिन्हें प्रियंका गांधी के सामने, प्रियंका गांधी की सभा में 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए और आखिर में ऐसी तैसी करा और दूसरी लिस्ट में उनका नाम आ भी गया। यह है गहलोत को रुतबो। जो तुम कहता रहा जादू जादू जादू, जादू नहीं, ये होता है किसी किसी व्यक्ति के नेतृत्व की क्षमता, जो गहलोत ने दिखाई है, कांग्रेस के अंतर्गत दिखाई है और राजस्थान में दिखाई है कि गहलोत क्या चीज है। ठीक है साहब, यह बात हुई। और अभी भी एक डायलॉग बार बार दे रहा है गहलोत साहब, साहब मैं तो छोड़ बताऊं या सीएम की कुर्सी पर, या कुर्सी मोकू कौन छोड़ रही है ना, कई बार कह चुके हैं मंच पे, साहब मैं तो छोड़ बताऊं बड़े सीएम की कुर्सी को छोड़ रही। और आला कमान चुपे। आला कमान की बिना इजाजत के कोई आदमी या कह सके साहब मैं तो छोड़ बताऊं बड़े सीएम की कुर्सी मोकू को छोड़ रही, कुणको बुरी लगे सीएम की कुर्सी। लेकिन ये उनका रुतबा है कि वो आज भी खुलकर के इस बात को कह सकते हैं कि मैं ही सीएम हूं और मैं ही कांग्रेस हूं राजस्थान में। ये गहलोत का रुतबा है। बात करा बीजेपी, तुम फिर यूं कहोगे अरे जी तुम है ना कांग्रेस की बात करो, बीजेपी की बात सुन लो। 2018 का जब चुनाव आया, जब आपने एक चीज देखी होगी, 2018 का चुनाव का बाद में भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो है ना, शीर्ष नेतृत्व, वो गजेंद्र सिंह शेखावत को यहां पर अधिकार देना चाहता था, लेकिन वसुंधरा नहीं चाहती थी। और पहली बार ऐसा हुआ, 76 दिन तक प्रदेश की जो भाजपा थी वो बिना भाजपा के अध्यक्ष के रही थी 76 दिन। क्यों? वसुंधरा एक जगह अड़ गई, आला कमान अपने आप में कि नहीं साहब मैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत को नेतृत्व दूंगा। वसुंधरा ने कह दी नो, 76 दिन बिना बीजेपी अध्यक्ष के चली राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, और 76 दिन बाद में फिर मदन लाल सैनी को अध्यक्ष बनायो। थोड़ा बहुत दिन कार्यकाल रियो, बाकी बाद में आला कमान ने सोची यार कोई नया चेहरा लिया, और नया चेहरा आयो सतीश पूनिया। 3 साल मेहनत करी, बीजेपी को मजबूत करी। और आपको ध्यान होगा मीडिया के सामने यहां का जो प्रभारी है ना बीजेपी का, अरुण सिंह, उनने भी एक बयान दियो कि 2023 को विधानसभा चुनाव जो है वो सतीश पूनिया के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हुआ क्या? मार्च आते आते पूनिया जी को पत्तो साफ और नयो चेहरो फिर लिया आया, सांसद सीपी जोशी, और बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम में 4 साल, आपको पता है आला कमान के बीच में और वसुंधरा के बीच में तीखी टिप्पणी रही है और दूरी रही है। वसुंधरा 4 साल तक नजर को नहीं, 3-4 साल पटल पे नजर नहीं आई। या तो पूनिया जी कर रहा सब कुछ, और फिर अब आया तो सीपी जोशी करवा लगा। यानी पूरा नेतृत्व कौन को चल रहा? आला कमान को। लेकिन कहीं वसुंधरा दरकिनार कर दी तुमने? ओ भैया
बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्षेत्रीय जो नेता होते हैं ना, उनका दबदबा ज्यादा रहता है। और वसुंधरा ने और गहलोत ने जो यहां वर्चस्व कमाया है, वो शायद किसी और ने नहीं कमाया। वन मैन आर्मी की तरह शेयर कर रहा है, को कर रहा है कि एक आदमी कम है, हाल कम है भैया, हाल कम नहीं, कम हो ज्यादा, और करो ज्यादा करो। अब देखो आप, पहली लिस्ट जिसमें बीजेपी की आई, विरोध चालू। और विरोध क्यों चालू? क्योंकि पहली लिस्ट में भाजपा की में चली आला कमान की, और यह हमारा तो सांसद उतारा मैदान में, हो हल्लो हो, विरोध शुरू हो, आला कमान समझ गो, बिना वसुंधरा के मामलों बैठे हो नहीं। और दूसरी सूची जिसमें बीजेपी की आई, वहां में ज्यादातर टिकट विनकाहा जो वसुंधरा का समर्थक है। यानी दूसरी सूची में प्रभाव कौन को देखने को मिलो? वसुंधरा राजे सिंधिया को मिलो। ठीक है, तो वसुंधरा ही बीजेपी है और बीजेपी ही वसुंधरा है। और इतकू कांग्रेस में देख लो तो गहलोत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही गहलोत है राजस्थान में। यह विश्लेषण करो मैंने, और आगे अब आपको बताऊं, आपको सार बता दूं, चलो ज्यादा कहीं कहनो के सार यह है भाई भाया कि प्रदेश में भाजपा के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो सिर्फ एक नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत सके। बहुत खुल करके और बड़ा कड़वा सच कह रहा हूं मैं, लेकिन है सच। सिर्फ मोदी के चेहरे पर अगर आप चुनाव लड़कर के जीतना चाहते हो तो ये संभव नहीं है भाजपा के लिए। और अगर बात करूं मैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस इन 5 सालों में राजस्थान में ना तो कोई नए लीडर पैदा कर पाई है और ना ही भरोसा पैदा कर पाई है। ठीक है, या बीजेपी और कांग्रेस को विश्लेषण हो राजस्थान को। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी बात। अब यही चीज को थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ में और भी बहुत सारी चुहलबाजी के साथ में हम शुरू करेंगे। और हमारे साथ आज रहेगा राष्ट्रीय लेवल का जो प्रख्यात कवि है, विख्यात कवि है, और हया गंगापुर की जमीन को, गंगापुर की धरा को एक सौभाग्य कि हमारे इस शहर में एक ऐसे कवि निवास करते हैं जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अच्छी ख्याति है। और कई बार उनका आशीर्वाद हमारे चैनल को भी मिला है, उनका सहयोग हमारे चैनल को भी मिला है। और उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से गंगापुर की राजनीति को कोई जानता भी नहीं है। बनते बिगड़ते हर स्वरूप को उन्होंने देखा है। और कवि मन है तो जहां जो दिखता है ऑब्जर्व करता है, बस कलम के माध्यम से उसको अक्षरों में ढाल करके और पिरो देता है। उनसे भी जानेंगा कि गंगापुर की राजनीति कहां चल रही है, मौजूदा राजनीति कहां चल रही है, और एक कवि को मन हंसी ठिठोली के साथ में, मजाक के साथ में, शब्दन के माध्यम से उनको किसा पिरोवे, वहां पे भी बात करेंगे। शेयर करता चलियो, आज को अपनी खबर मजेदार आएगा और जोरदार लगाओ तुमन को। ठीक है साहब, तो अब हमारे साथ हैं अंतरराष्ट्रीय कवि जो हैं गोपीनाथ चर्चित जी। चर्चित सर, बहुत बहुत स्वागत है साहब आपको, और राम राम। और मेरे ख्याल तीसरी चौथी बार आप हमारा चैनल को हिस्सा बनाओ। पहले तो आप मुझे यह बताओ, चुनाव, गंगापुर की राजनीति, राजस्थान की राजनीति, बहुत उम्र होगी आपकी, सरकारी नौकरी भी कर ली, के बावजूद और भी जो सिविलियन, एज ए सिविलियन भी अब जिंदगी जी रहे हो। राजनीति की जो परिदृश्य ये बड़ा जोरदार खेल है, बड़ा जोरदार खेल है। कभी तो बड़ा बड़ा नेता ने कहते साहब कांटान को ताज है, तो फिर आप काय को पैरो, कुर्सी सबको अच्छी लगे, मुंह कोई को हटे को नहीं, और नो कह साहब हमारा दामन पे दाग को नहीं। राजनीति को बनतो बिगड़तो जो स्वरूप है, बाका बारा में कभी को मन काई कहवे। ऐसा है अजय जी, पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप मुझे याद कर लेते हैं और तात्कालिक जो समसामयिक विषय है उस पर चर्चा में मुझे बुला लेते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में मैं आपके समस्त दर्शकों और श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सबको राम राम करता हूं कि आप इस चैनल को इतना पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूं मित्रों, आज मुझे इन्होंने बुलाया है तो मैं आपको कविताओं में जवाब दूंगा, रस में जवाब दूंगा। कवि हूँ तो लिखता हूँ, तत्काल विषयों पर लिखता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। बहुत बहुत बधाई। अब आपने जो प्रश्न किया है, पहले तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जो आज का करंट टॉपिक है। हाँ। राजनीति तो है ही, पर क्रिकेट भी कम राजनीति नहीं है, राजनीति भी कम क्रिकेट नहीं। हाँ, सही है। बैटिंग और फील्डिंग यहाँ चल रही है। हाँ, यहाँ भी बराबर चल रही है। कौन कप्तान, कौन फील्डिंग, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आउट होगा और कौन किसके ऊपर ताज बंधेगा, ये बिल्कुल क्रिकेट का सा खेल है राजनीति। तो मैं कहना चाहता हूँ 4-6 लाइनों में कि भारत और इंग्लैंड का
मैच चल रहा आज, हाँ हाँ, भारत और इंग्लैंड का तत्काल की घटना है ये। और ये अभी अभी बनाया आपने, मुझे मालूम है। भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा आज, देखें किसके शीश पर बनता है जीता, देखें किसके शीश पर बनता है जीता, बनता है जीता, नाज हमको भारत पर, नाज हमको भारत पर, इतना कॉन्फिडेंस है भारत पर, नाज हमको इतना भारत पर, लाएंगे हम जीत विश्व कप हर हालत पर, लाएंगे हम जीत विश्व कप हर हालत पर। तो क्या चर्चित कविराय बधाई देता सबको, और लाएंगे वो जीत, तोहफा देंगे हमको। बिल्कुल बिल्कुल, भारत वर्ल्ड कप जीतेगो, जरूर जीतेगो, भारत को भारत में हरावो, आसान काम को नहीं। और देखो साहब अजय जी, आपने राजनीतिक जो मैंने देखी है गंगापुर की, उसके विषय में संक्षिप्त में मैं बता दूं कि 1952 में पहला चुनाव हुआ था राजस्थान में विधानसभा का, आजादी के बाद पहला। और आप आश्चर्य करेंगे कि आजादी से पहले यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ना कांग्रेस थी ना जनसंघ थी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी, कोई पार्टी नहीं, रामराज परिषद वगैरह राजस्थान में कोई देश में ही नहीं थी, क्योंकि देश तो गुलाम था। राजनीति तो तब शुरू होती जब हमारे देश आजाद होता, लोकतंत्र होता। तो 1947 के बाद देश आजाद जब हुआ, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, और जो प्रजामंडल यहाँ चलते थे, राजाओं के राज्य में प्रजामंडल चलते थे, वो प्रजामंडल आंदोलन करते थे जनता को जगाने के लिए, राजाओं के शोषण के विरुद्ध। वो जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी में उस प्रजामंडल का विलय हो गया उसका, और वहां से कांग्रेस की शुरुआत हुई। और उसके बाद जनसंघ बना 1951 में। बिल्कुल, ये पार्टियां बनी और इन्होंने चुनाव लड़े, कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी, रामराज परिषद भी बनी, लोक किसान पार्टी भी बनी। और आपको आश्चर्य होगा गंगापुर में 1952 में, कि आश्चर्यजनक घटना बता रहा हूं मैं, आश्चर्यजनक घटना, कोई को विश्वास नहीं होगा, इतिहास उठा कर देख लो, मेरी किताब में भी लिखा है, गंगापुर के इतिहास में लिखा है, और बहुत शोध करके लिखा है मैंने। और वो घटना ये है, जब मैंने लोगों से पूछा 1952 का विधायक कौन था, किसी को पता ही नहीं कौन विधायक। मैं बता मैं 1 मिनट, मैं दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा, जमर शेयर कर जो, कारण कहीं है थोती बात कर रहा है, चुनावन की बात कर रहा है, एज की बात कर रहा है, अरे साहब कौन एमएलए बनेगो। ओ भाई पहले इतिहास उठाकर देख लो, इतिहास उठाकर देख लो, गंगापुर विधानसभा को इतिहास कहीं है, खासू शुरुआत हुई, जनरल की सीट कितेक कहीं हो, कौन कौन सी जातन को हिसाब सुरियो, गामन में पहले दुनिया कितेक जागरूक रही, बस सारा विश्लेषण आज आपको बताऊंगा बहुत संक्षेप में। हाँ, तो 1952 के प्रथम विधानसभा चुनाव में जनाब यहाँ से 3 विधायक बने थे एक साथ, 3 विधायक। और आप आश्चर्य करेंगे गंगापुर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी 1952 में। 1952 में गंगापुर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, किसी को पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, किताब पढ़े मेरी, और इतिहास कंगाल है, गजेटियर को देखें, और आरटीआई से मैंने सूचनाएं ली है। 1952 में गंगापुर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, जनसंख्या बहुत कम थी, 21,581 कुल जनसंख्या थी गंगापुर की 1961 में की गणना में। और तो इतने कम जनसंख्या होने के कारण वोटर भी कम थे, तो हिंडौन में मिलाया गया, गंगापुर हिंडौन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत दिया गया, दोनों को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। हाँ, तो गंगापुर एक विधानसभा एक थी, गंगापुर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, हिंडौन के अंतर्गत था। और आप देखो उस समय अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जो थे ना, वो रिजर्व की सीट नहीं होती थी उनमें, एक में ही 2-2 कर देते। हाँ, टाइम तो चला। आप देखो हिंडौन कॉन्स्टिट्यूंसी जब बनी तो 2 सीट बनाई गई यहाँ पर, 2 कैंडिडेट सीट, एक जनरल की और एक एससी की रिजर्व, यहाँ पे हिंडौन में। अच्छा, एक जनरल एक एससी की रिजर्व। तो जनरल सीट से तो कांग्रेस से जीते थे रिद्धि चंद पहलीवाल, पहले विधायक कांग्रेस के, गंगापुर सिटी के पहले विधायक थे रिद्धि चंद पहलीवाल, हिंडौन कॉन्स्टिट्यूंसी का उसको। हाँ, लेकिन गंगापुर निवासी थे। हाँ, गंगापुर। और दूसरे एससी से बने थे छंगाराम बैरवा, गंगापुर निवासी, जो अस्पताल रोड पर डॉक्टर सेठी साहब के मकान के पीछे जो बस्ती है, जो आजकल गांधी कॉलोनी कहलाती है, उसमें रहते थे, और वो मकानों के शिल्प का काम करते थे जनाब। अच्छा, हाँ, कोई साधारण आदमी थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता देखो, वो हिंडौन विधानसभा सीट से एससी से जीते कांग्रेस से। और जबकि दोनों ही कैंडिडेट आपने गंगापुर के, ये तो कह रहा हूँ 3 बने, तीसरे कौन थे, नादौती कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस समय। अच्छा, उस समय नादौती कॉन्स्टिट्यूंसी थी, देखिए आप, अलग से। हाँ, अलग से। और नादौती से यहाँ के श्यामलाल जी गोयल एडवोकेट, वो कांग्रेस पार्टी से पहले विधायक बने। इस प्रकार 1952 में 3 विधायक बन गए। ये गंगापुर का विचित्र राजनीति का इतिहास है। अब ये जानकारी हर कोई को कौन, आज तो तुम गाल बजाता डोल रहा होता है ना, फलाना विधायक बन गो, या 2 बार बन गो, या 3 बार बन गो। इतिहास का पन्ना उनको पलट देख जो कि कितने रोचक
जो तथ्य है वे निकल रहा सामने आ रहा है और है ना। 3 विधायक बढ़िया पहलम पहल, पहली बार 3 बने साहब, है ना। और दिन में से 2 तो गंगापुर का। नहीं, तीनों ही गंगापुर के। श्यामलाल जी का मकान ये रहा नेहरू पार्क के सामने। अच्छा। हाँ, ये जो राघव जी एडवोकेट है, सब्जी मंडी के कोने पर बड़ी हवेली सी है, ये उनके पिताजी थे श्यामलाल जी यहाँ के उस समय। और आप ये देखिए 1952 से पहले तक, 1952 में नहीं, 1962 से पहले तक वैद्य गोविंद साहब कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे। वैद्य गोविंद साहब जी, हाँ, वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य थे और कांग्रेस के मेंबर थे। लेकिन 1952 में और 1957 में दोनों बार जब यहाँ से जनसंघ हारती गई और हर बार कांग्रेस। और देखिए दूसरे चुनाव में 57 में क्या हुआ, 57 के चुनाव में रिद्धि चंद जी पल्लीवाल निर्दलीय जीते, कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। अच्छा। हाँ, उनको। और टिकट किसको मिला? कांग्रेस का ऋखब दास जी थे बौली के, उनको टिकट मिला। क्या? नहीं, वो ऋखब दास जी बौली के थे, उनको टिकट मिला और उनके खिलाफ निर्दलीय लड़े और निर्दलीय जीते रिद्धि चंद जी 57 में। और आप आश्चर्य करोगे, नादौती कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म कर दी 57 में, नादौती को गंगापुर में मिला दिया। अच्छा। हाँ, और नादौती को उसको बामनवास और नादौती मिलाकर की थी, बामन में बामनवास और नादौती मिलाकर बनाई गई थी। तो बामनवास को तो गंगापुर में मिला दिया 57 में और नादौती को महुआ में मिला दिया, वो कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म कर दी। अब 57 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस यहाँ से निर्दलीय जीते, कौन? रिद्धि चंद जी, है ना, जनरल सीट से। और दूसरे कौन खड़े हुए थे? पृथ्वीराज मीणा बामनवास की, वो यहाँ भी 2 सीट कर दी थी, जनरल और एसटी। तो जनरल से तो रिद्धि चंद जी और एसटी से पृथ्वीराज मीणा जीते, यहाँ से 2 एमएलए यहाँ से बने, उनके खिलाफ शंकर लाल लड़े थे चुनाव। अच्छा। वहां से तो 57 में यहाँ जो है 2 कंस्टिट्यूंसी 2 एमएलए बन गए। लेकिन 62 में जाकर क्या हुआ, जब वो यहाँ देखा जनसंघ ने, अच्छा, दामोदर वकील 57 में चुनाव लड़े जनसंघ से लेकिन नहीं जीते। अच्छा। तब उनको दिमाग में आया, जो प्रमुख कार्यकर्ता थे जनसंघ, कि हम बार बार हारे हैं, आखिर कैसे जीतेंगे, यहाँ जनसंघ को कैसे जिताएं। तो 1962 में जाकर के जब गोविंद साहब वैद्य कांग्रेस में थे सदस्य, उनको गोविंद साहब जी वैद्य और कई लोग मिलकर के यहाँ पल्लीवालों के विरोध में एक प्रभावशाली गुट था उस समय कांग्रेस में। अच्छा। हाँ, वो पल्लीवालों को नहीं चाहता था। श्यामलाल गोयल खुद 1962 में टिकट चाह रहे थे कांग्रेस का, लेकिन नहीं मिला। गुलाबचंद पल्लीवाल को मिल गया, उसी पल्लीवाल खानदान। तो ये सारा गुट विरोध, भंवरलाल जेमनी उस गुट का नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस के पुराने। तो जनसंघ उस समय वैद्य गोविंद साहब से संपर्क किया, वो कांग्रेस में थे, लेकिन वैद्य गोविंद साहब सपोर्टरा से यहाँ पर 1953 में बसे। उनके पिताजी कन्हैयालाल जी ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने साफ मना कर दिया, गोविंद जी ने मना कर दिया कि मैं पल्लीवालों के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। प्रभावशाली थे उस समय। अच्छा, एक चीज है गोविंद जी कि उस समय भी देखिए वही बात है कि गाँव में तो दुनिया बाटेम भी वोट के लिए बहुत महत्व रखे, और बाटेम तो तरीकों भी थे अत्याधुनिक कोलियों, ठीक है ना, शायद भाई बैलेट के माध्यम से या पर्ची के माध्यम से वोटिंग वगैरह हो गई बाटेम। लेकिन धीरे धीरे जब लोकसभा बन गई, गंगापुर को और विस्तार हुआ, तो वह चीज किसा आई धीरे धीरे, फिर गाँव में लोगों में जागरूकता किसा आई। क्योंकि पहले तो मेरे ख्याल से मैंने आज कहीं पढ़ी कि साहब 1977 तक लास्ट में बढ़िया वोटिंग परसेंटेज रही हो गंगापुर में, और बाकी बाद में वोटिंग परसेंटेज गिरता ही चलेगा, ज्यादा दुनिया ने इंटरेस्ट को लियो। आज आप देख लो कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये चीज है ना जो भाई भतीजावाद है, ये ज्यादा हावी होगी। क्या पहले भी यही सोच रहे भाई? क्या देखो ऐसा है अजय जी, उस समय अशिक्षा बहुत थी हमारे देश में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को तो पढ़ाते ही नहीं थे, बहुत कम पढ़ाते। वोट दे भाई कौन जावा दे। और पुरुष वर्ग भी बहुत अच्छा। उस समय जो एक रिकॉर्ड मिलता है मुझे, वो ये मिलता है कि मतदाता पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो किस पेटी में वोट डाले, तो हर पार्टी की अलग अलग पेटी रखी जाती थी। अच्छा। हाँ, और उस पर उस वहां के कैंडिडेट का चित्र होता था सामने, ये पहचाना जाए। हाँ, इससे पहचान जाओ तेरे को किसको वोट देना है, उससे फोटो वाली पेटी में वोट डाल दिया। उस समय जागरूकता कम थी, यद्यपि नेहरू जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन भी उस समय चला था गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में। तो नेहरू और गांधी और कांग्रेस के प्रति जनता की वफादारी बहुत थी। हाँ, उस समय विरोधी दलों को तो बहुत मुकाबला करना पड़ा, बिल्कुल नगण्य थे, जीतना ही मुश्किल था इनके सामने। लेकिन जनता उस समय अशिक्षित थी, उसके लिए भी चुनाव आयोग ने रास्ता निकाला। तो मैं कह रहा था 62 में उन कांग्रेसी गोविंद साहब वैद्य को जनसंघ में ला करके चुनाव लड़वाया गया, और वहां उस समय पल्लीवालों को शिकस्त दी। पहली बार 1962 में जनसंघ यहाँ से जीती, यहाँ से खाता खुला जनसंघ वैद्य गोविंद साहब के नेतृत्व, गोविंद साहब के नेतृत्व। अब आपने कही जातिवाद की बात कही आपने, जातिवाद था, ये था वो था। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ साहब,
हम 21वीं सदी में आ गए, बिल्कुल। आ गए ना, हम 21वीं सदी में आ गए, चांद पे जा रहे हैं, चंद्रयान 3 बिल्कुल पहुंच दक्षिणी गया ध्रुव पर साहब। छोड़ दिया बिल्कुल बिल्कुल। है। हम 21वीं सदी में आ गए, चांद पे जा रहे हैं, और इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है पता है? हम जातियों की गिनती करा रहे हैं। जय हो। अब समझ लीजिए आपको, जो कवि ने जो व्यंग करा है उसकी गहराई को समझने का प्रयास बात करना। तो मैं बता दूं, मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, मेरी बात को सीरियस कोई मत लेना, और दिमाग मत लगाना, बिना दिमाग के मैं लिखता हूँ, बिना दिमाग के तुम सुन लेना। मेरा उद्देश्य हंसाना, हंसने का आनंद लीजिए, और बात हंसी हंसी में बहुत खड़ी कह देता हूँ कि हम 21वीं सदी में आ गए, चांद पे जा रहे हैं। इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि हम जातियों की गिनती करा रहे हैं। तू फला जाति का, वो फला जाति का, मैं फला जाति का, ये जता रहे हैं, आज भी ये जता रहे हैं। इस देश में बेरोजगार कितने हैं ये कोई नहीं बता रहे। हाँ, इस देश में बेरोजगार कितने हैं ये कोई नहीं बता रहे हैं। कितनों को खाना मिला, कितने भूखे सोए, कितनों ने स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, कितने अनाथ बच्चे बिना माँ बाप के रोए, कितने अनाथ बच्चे इनकी गणना नहीं कर बिना माँ बाप के रोए, कितनों के सिर पर नहीं है छत। जरा ये गणना तो करा लेते मिस्टर राजपथ। यस, ये गणना तो करा लेते मिस्टर राजपथ। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, ये सब तो गरीबी में अभाव में भी अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं, गरीब होकर भी। ये सब तो गरीबी में अभाव में भी अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। पर जरा गिनकर तो बताओ गणितज्ञों, गिनकर तो बताओ गणितज्ञों, इस देश में कितने गद्दार सीमा पार से आ रहे हैं, कितने गद्दार सीमा पार से। ये एक मेरा व्यंग था मित्रों। और साहब, अभी एक मास्टर स्ट्रोक हमारी केंद्र सरकार ने खेला, बहुत तगड़ा। उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन हमारे जो मुआजिज मेहमान है उनको भी मैं बुलाऊंगा, जो बिल्कुल हमारे सीनियर हैं और उनको बड़ा ज्ञान है साहब गंगापुर का। गंगापुर के बारे में बहुत सारी नॉलेज है और बहुत कुछ बनते और बिगड़ते गंगापुर के स्वरूप को उन्होंने देखा। यहाँ की राजनीति सु बिल्कुल अछूता कौन रिया, यहाँ के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है उनको। राजेंद्र जी पहले भी कई बार हमारे साथ जुड़ चुका है और अब भी उनको बुलाऊंगा अपनी खबर में, तो उनको भी स्वागत करा। राजेंद्र जी आओ और ज्वाइन करो हमको न्यूज़ 7 राजस्थान पे। तो फटाफट आप शेयर में कमी मत रहियो, क्योंकि आज अपनी खबर जो आएगा ना हंसी खुशी के साथ में और चुनावी विश्लेषण के साथ में ही आएगा। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, आपको जब जब याद करा आप आ जाओ। या सबसे पहले आशीर्वाद जो आपको अमन को और हमारा चैनल को मिल रहा है, के लिए आपको धन्यवाद दिया। दूसरी बात यह, गोपीनाथ जी ने बड़ी गूढ़ रहस्य की बात बताई। इनमें से कौन कौन सी चीज है जिनके बारे में वाकई में आपको भी नॉलेज है, आप कह रहे हो कि हाँ वास्तव में गंगापुर धीरे धीरे से आगे बढ़ियो है। हमारे अनुज भाई गोपीनाथ जी बहुत अच्छे हास्य व्यंग्य के कवि तो हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इतिहासविद भी हैं। और जिन दिनों ये अपनी पुस्तक लिख रहे थे गंगापुर का इतिहास, मुझे भी कई बार ऐसा सौभाग्य मिला है कि उस समय में चर्चा हमने आपस में बैठ के की है। और निश्चित रूप से वो पुस्तक कोई यदि किसी ने पढ़ी है तो लगेगा कि बहुत मेहनत से बहुत अंदर जा करके एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, बहुत मेहनत से है, वो साफ झलकती है। ऐसे अनछुए हजारों पहलू थे जो गंगापुर के पुराने लोगों को भी पता नहीं थे, लेकिन जब सॉन्ग का संकलन करके इन्होंने लिखा, बहुत सी जानकारियां पड़ी हम लोगों की। बाहर से भी मेरे पास कई बार फोन आए इनकी पुस्तक के बारे में, और सबों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है। तो सबसे पहले तो गोपीनाथ जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लंबे समय तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, लोगों का मनोरंजन भी करते रहें और ज्ञानवर्धन भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज चुनाव के संबंध में अभी इन्होंने, मैं सुन रहा था जो ये बताया था कि निश्चित रूप से ये जानकारी गंगापुर के 90% लोगों को नहीं है कि गंगापुर परिक्षेत्र नादौती बावनवास के साथ मिला, गंगापुर परिक्षेत्र हिंडौन के साथ मिला, और इस प्रकार से एक बार SC प्लस जनरल, ST प्लस जनरल और 3 भी रहे। श्यामलाल जी का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि श्यामलाल जी का मैं शिष्य हूँ, मैंने अपने जीवन की वकालत की शुरुआत ऐसे मैं 72 में उनके पास आ गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन 73 में हुआ, तो मैं उनके पास रहा हूँ और उनके स्वर्गवास तक मैं उनके साथ ही रहा हूँ। उसके बाद उनके पुत्र राघवदास जी के साथ। तो श्यामलाल जी की मैं बता दूं, ही वॉज ऑलवेज फर्स्ट इन हिज लाइफ। अपनी जिंदगी में वो हमेशा पहले रहे। पहले विधायक थे, वो पहले जिला प्रमुख भी पहले रहे थे। अच्छा, ही वॉज द फर्स्ट जिला प्रमुख।
गंगापुर कॉलेज संघर्ष समिति के, जब मैं स्टूडेंट विंग का मैं अध्यक्ष था, उस समय गंगापुर कॉलेज के लिए वो अध्यक्ष थे और उनके नाम पे ये ही वाज फर्स्ट क्लास M.Com, ही वाज फर्स्ट क्लास LLB आगरा यूनिवर्सिटी के और टॉपर रहे थे। और पहले नंबर के व्यक्ति थे, वकील थे, पहले नंबर के दानदाता थे। उनके दान की कहानी तो इतनी लोगों के जवानी पे है, कितने लोगों के सहयोग से डॉक्टर इंजीनियर उस जमाने में बने, कितनी विधवाओं के परिवारों को पाला, कितनी बेटियों का उन्होंने विवाह कराया। तो निश्चित रूप से श्यामलाल जी वो यहाँ के रहे और एक बार लड़के फिर दोबारा वो लड़े नहीं, जिला प्रमुख भी दोबारा नहीं लड़े, तो वो अलग। अच्छा, एक बात है सर, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, सीट हमेशा से ये जनरल की रही है या जनरल का ही ऐसा कोई दबदबा रहा है, या फिर जनरल की सीट तो बाद में की गई थी, बाकी पहले शुरू से ही जो है वो जनरल के जो उम्मीदवार हैं वो जीतते आए हैं? आपने अपनी इतिहास की पुस्तक में जो है क्या संकलन किया है इस चीज को लेकर के? देखिए ऐसा है अजय जी, ये सीट शुरू से जनरल रही। अच्छा, मैंने बताया ना 52 में यहाँ डबल सीट कर दी थी हिंडौन को, गंगापुर उसमें था एक SC की और एक जनरल तो थी, SC की कर दी। और बाद में 57 में भी यहाँ जनरल करके और ST साथ में जोड़ दी। उसके बाद में 62 से जनरल चली आ रही है लगातार। अच्छा। जनरल ही चली है। जहाँ तक राजेंद्र जी भाई साहब की बात है, ये मेरे बहुत ही आदरणीय है और मेरे बड़े शुभचिंतक है। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। मेरी किताब में इन्होंने कितना सहयोग दिया है मैं जानता हूँ। और एक रहस्य की बात और बताऊँ उनके बारे में, एक छुपाते हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बढ़िया वकील हैं, समाज सेवी हैं, ये कवि और हैं। अच्छा, हाँ, नहीं तो ये स्वरूप तो कभी नजर नहीं आया। मैं तो कई बार लाइव ले चुका हूं। ये मुझे पता है, मैंने सुनी इनकी कविता, खैर आज इनको याद नहीं होगी क्योंकि अब ये वकालत में बहुत व्यस्त हो गए, लेकिन कभी इनकी इन कविताओं को भी आप सुनना तो ये वो भी इनका नहीं। आज ये बड़ा रहस्य मालूम चला मुझे कि ये तो बड़े अंदर से मतलब एक अच्छे उस काव्य पाठ को भी ये करते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो मन है जो अंदर जिंदा है और वो उकेरते हैं शब्दों में। अच्छा राजन सर, अब मैं अगली बात अगर आपसे पूछूं कि आज के दौर में धीरे धीरे आपने तो बहुत सारी चीजें देखी है, राजनीति का स्वरूप बहुत बदले हुए। गांवन में ठीक है, जैसे पहले गोपीनाथ जी कह रहा है कि साहब पहले जनता में साक्षरता होते को नहीं, अवेयरनेस होते को नहीं, जनता होते समझे भी को नहीं। अब धीरे धीरे जनता समझ भी रही है, लेकिन जिसा जिसा जनता समझी है दिशा विशा राजनीति का स्वरूप बिगड़े है, राजनीति को स्तर गिरो है। तो ये चीजें कब से आपको ज्यादा लगने लगा है कि हाँ राजनीति का स्तर धीरे धीरे गिर रहा है, जबकि जनता अब ज्यादा जागरूक हो रही है? जनता जागरूक हो रही है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी शिक्षा संस्कार विहीन होती जा रही है, तो उस संस्कार विहीन शिक्षा का ही दुष्परिणाम यह है कि हमारे नेताओं की जबान फिसलती है। वो दृश्य मैंने देखा है जब पल्लीवाल फैमिली और गोविंद साय जी के चुनाव आमने सामने होते थे, अगर दोनों मिल गए तो एक दूसरे से हंस करके बड़े हाथ मिलाकर गले मिल करके और बातें करते थे, मतलब मतभेद होते थे, मनभेद नहीं था। और उनके समर्थकों में भी कभी एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं पैदा नहीं हुई। चुनाव खत्म और बात खत्म, चुनाव खत्म और बात खत्म। आज तो दुर्भावनाएं लोग जो है पालते हैं और दुर्भावनाएं जो है वो 5 साल तक तो खत्म होती नहीं है, और 5 साल के बाद में कोई सकारात्मक परिवर्तन हो गया तो खत्म होगी नहीं, तो अगली और आगे तो चलती रहेगी। तो ये दुर्भावनाएं जो हो रही है ये राजनीति के क्षेत्र में, ये ऊपर से लेकर के नीचे तक है, और ऊपर से आती है, नीचे से नहीं जाती है कभी भी, ये ऊपर से ही नीचे आती है। तो जब वो दृश्य हम बड़े लेवल पे देखते हैं तो छोटे लेवल पे ये चीज होती है। गोविंद साय जी के बारे में ये है प्रचलित कि वो इतने सॉफ्ट स्पोकन थे, इतने मधुर भाषी थे कि गोविंद साय जी की तो वाणी और कल्याण जी वैद्य जी की नब्ज, अच्छा हाँ, वो नब्ज देख करके बड़ी बड़ी बीमारी बता देते थे कि तूने क्या खाया रात। अच्छा, नब्ज इतनी, शायद उनकी नब्ज की पकड़ कल्याण जी वैद्य जी के मुकाबले इस इलाके में किसी को नहीं थी, ये विख्यात थी उनकी बात। और तुलसी राम जी एक और हुए थे उस जमाने में, वो भी कांग्रेस के विचारधारा के थे। हाँ, तो ये चीजें ऐसी है, ये जो ऐसी चीजें कि पकड़ में नहीं आती किसी लोग। सबसे ज्यादा जैसे यहाँ राजनीति में अगर किसी का हस्तक्षेप रहा है तो गोविंद साय जी का या पल्लीवाल परिवार का, किसने सबसे ज्यादा राजनीति की? लंबे टाइम तक पल्लीवाल फैमिली की राजनीति रही है। एक्चुअली गोविंद साय जी पहले कांग्रेस में थे, और पल्लीवालों का एक प्राइवेट औषधालय चला करता था। उस औषधालय में भी कुछ समय तक हमारे गोविंद साय जी ने सेवाएं दी थी। बाद में फिर उन्होंने
अलग अपना वो कर लिया था। लेकिन स्टार्टिंग में जब पहली बार जब थे समाज में यहाँ जैन समाज का, तो वहीं चलता था उनकी हवेली में, तो उसमें गोविंद साहब जी ने भी सेवाएं दी थी। अच्छा। हम छोटे छोटे थे तो उस समय तो ये वहीं रहते थे। फिर हमारे मकान के, हमारी जो बाजारों में प्रॉपर्टीज है उसके सामने फिर इन्होंने अपना वो खोल लिया। तो हमारे पारिवारिक संबंध इनसे भी रहे हैं। चलिए, अच्छा अब बात करते हैं, कभी मन से निकल करके कोई और हास्य व्यंग की कोई कविता निकल करके आ रही है जो करंट टॉपिक चल रहा है उन पर? बहुत सारी सौगातें मिल रही हैं, इतनी रेबड़ियां बांट दी साहब। विपक्ष तो ये कह रहा है कि साहब रेबड़ियों की इतनी सौगात लगा दी गहलोत साहब ने, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? देखो अजय जी, गारंटी से दी है रेवड़ी भी, गारंटी से। गारंटी। हाँ, कोई बिल्कुल जैसे हलफनामा देते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अब तो ये और चल गया है, जनता को विश्वास नहीं रहा, क्या पता है झूठ। बिल्कुल गारंटी शब्द का प्रयोग किया, गारंटी। अच्छा, गारंटी देखो साहब, बड़ी एक विचित्र रोचक बात है पीपी साहब, राजन जी। क्या है उनमें, और तो ठीक है कुछ है जो है, बोले 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। यहाँ ये अब स्थिति है कि इन्होंने समझा जानवरों को भी मनुष्य। अच्छा, हाँ, वोट बैंक व्यंग में बात कर रहा हूँ, जानवरों भी उनको मनुष्य समझ लिया, मनुष्य बेवकूफ बन जाता है ना इनकी बात। और जानवर देखे ना, सब बड़े चतुर है, बुद्धि रखते हैं, वो देख रहे हैं। अच्छा, भैंस को ऑब्जेक्शन है इस बात पर। अच्छा, हाँ, 2 रुपए किलो गोबर अगर सरकार खरीद रही है तो भैंस को ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन ये है कि हमारी कीमत ज्यादा, गाय की कम, बिल्कुल, हम खड़काकड़ा खाती हैं, वो चारा ही खाती है, हम गोबर भी ज्यादा देती हैं और वो कम देती हैं, फिर उसके हमारे गोबर की रेट एक क्यों? बहुत बढ़िया। ये हम नहीं कह रहे, ये कभी का मन कह रहा है। ये सही बात है कि गारंटी तो दे दी, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदूंगा, लेकिन जानवर की कैटेगरी कौन बढ़ाएंगे? आदमी नहीं है वो, पशु है साहब। हाँ, इतना तो ही हमारे गाय की एक जैसी तुलना। तो उन्होंने तो साहब ये सोच लिया कि अगर ऐसा हुआ तो हम विरोध करेंगे, हमारा ऑब्जेक्शन है इस बात पर। बिल्कुल, और हम हड़ताल कर देंगे, गोबर ही देना बंद कर देंगे। भैंस का है। हाँ, बिल्कुल कर देंगे। अब तुम्हारी गोबर की मात्रा घट जाएगी, है ना, तो जनता को फिर क्या आप पैसे दोगे? बिल्कुल। आपकी जो प्लानिंग पे हम गोबर फेर देंगे, गोबर फेंक देंगे, पतला गोबर और करेंगे। क्या करोगे, उसको ले ही नहीं सकते, बिल्कुल, है ना। इसलिए ये गारंटी बड़ी विचित्र देते हैं साहब। अच्छा, मान लो साहब एक बात और है, मनुष्य जो है ना बड़ा खतरनाक प्राणी है, पशु से भी ज्यादा। अगर गाय और भैंस का गोबर एक जगह मिला दिया, मिलाएगा ही वो तो। मिलाएगा, और उसमें गधे की लीद मिला दी, घोड़े की मिला दी, कुत्ते की मिला दी, है ना, और सुअर की मिला दी, बिल्कुल, और मिक्स कर दी, तो क्या गारंटी है वो शुद्ध गोबर होगा? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं। हाँ, तो भैंस कहती है कि इसकी जो है जांच करने की मशीन लगाओ, लेबोरेटरी में जांच होनी चाहिए, गोबर कौन को है। हाँ, गोबर कौन का। और सारे घड़े गोबर, घोड़े और गधों को एक कर रहे हो और सारा गुड़ को गोबर कर रहे हो आप। ये तो इस तरह की गारंटी जो है वो ठीक नहीं रहती। इस तरह की गारंटी देते हैं, ये बताइए। अच्छा, मैं एक ब्रेकिंग और दे देता हूँ कि भारत को आज के मैच में जीत हासिल हुई है और 129 रन पर इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है। तो भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। चलिए, मैंने तो शुरू में ही दे दी थी बधाई, तब तक तो रिजल्ट भी नहीं आया था। ये कवि की सोच होती है, दूर तक की सोचता है, भीतर तक की सोचता है। अच्छा, आप देखिए, कम भाजपा भी नहीं है भाई साहब। हाँ, जब इन्होंने गारंटी दे दी तो मोदी जी भी आगे गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी ने तो क्या किया, 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया, मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल, लेकिन एक समस्या आ गई भाई साहब, वो मेरे साथ भी सबके साथ होगी। अच्छा, हाँ, जैसे ही केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा कराई, जैसे ही केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा कराई, उसी समय मेरे घर में बहुत बड़ी आफत आई। अच्छा, मेरी पत्नी और बहुओं ने घर में ही कर डाली आरक्षण की मांग। अच्छा, मेरी पत्नी और बहुओं ने घर में ही आरक्षण की मांग कर डाली। घर में हो गया हंगामा, भाग गया चैन, दूर हो गई खुशहाली। बोली केंद्र सरकार वाला फार्मूला अपनाओ मेरे घर में। हाँ, बिल्कुल, केंद्र सरकार वाला फार्मूला अपनाओ, घर में भी 33% आरक्षण लागू कराओ, महिलाओं के लिए कराओ। मैंने तुरंत ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। बहुत बढ़िया। मैं कम राजनेता थोड़ी हूँ साहब। हाँ, बिल्कुल, देखता हूँ मैंने। अब क्या ऑल पार्टी में बेटे, बहू, पोते, पोती सबको ले लिया। बिल्कुल, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, समस्या स्टैंडिंग कमेटी को संभलाई। बहुत बढ़िया। स्टैंडिंग कमेटी को संभलाई, जैसी परंपरा चलती है। अब पता नहीं कब स्टैंडिंग कमेटी बैठेगी, कब स्टैंडिंग कमेटी बैठेगी, कब उसकी रिपोर्ट आएगी। और मैं तो वकील साहब ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो कमेटी खुद स्टैंडिंग है वो बैठ भी कैसे पाएगी। बिल्कुल सही बात है कि जो कमेटी खुद स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग है, बोले खड़ी रहती है, हाँ, वो कैसे बैठ पाएगी? वो बैठ भी कैसे पाएगी?
पर हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, बड़े धैर्यवान हैं, बिल्कुल, बहुत ऊंचा और मास्टर जांच ही तो स्ट्रोक चला चलती है। रहती है। हाँ, पर हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और तब तक ओम 33% आए नमे, ओम 33% आए नमे का जाप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तो गारंटी भी चल रही है और गोबर पर भैंस को ऑब्जेक्शन भी है। ये एक कवि का मन कह रहा है कि साहब कुछ तो फर्क रहना चाहिए गाय के गोबर में और भैंस के गोबर में। अब इस गोबर को लेकर के लिखा कुछ? अब देखो साहब, ऐसा भैंस की है, लड़ाई कितनी लंबी चलेगी यार? भैंस की लड़ाई तो साहब ये अगर नहीं लिया ना तो भैंस तो हड़ताल कर दी। हाँ, हाँ। अब देखो साहब, एक कविता आपके माध्यम से, समय बिल्कुल, बिल्कुल। समय कितना के आपके पास, ये बताओ। नहीं, समय ज्यादा नहीं लेंगे आज दर्शक। नहीं, आप एक तो मैं ये कह रहा हूँ, आपके माध्यम से वकील साहब, एक कविता मैंने लिखी है जो आज के समय की बहुत आवश्यक कविता है और आपके इस न्यूज राजस्थान 7 के माध्यम से जन जन तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा हर श्रोता से, दर्शक से निवेदन है, इस कविता को सुने और ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। ये आज की आवश्यकता है, सरकार भी चाहती है और पार्टी भी चाहती है और हम सब भी चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, अरे छोड़ चलो सारे कामों को, छोड़ चलो सारे कामों को और मंदिर में नहा के, मंदिर में सारे काम छोड़ के नहा धो के जाते हैं। अरे छोड़ चलो सारे कामों को और मंदिर में नहा के और 5 साल में यज्ञ हो ये सब वोट देव जाके। बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल ये यज्ञ है लोकतंत्र का। यज्ञ। और छोड़ चलो सारे कामों को और मंदिर में नहा के 5 साल में यज्ञ हो ये सब वोट देव जाके सफल जीवन हो जाएगा। ये 12मासी छंद है भाई साहब, 12मासी राग है, तो सफल जीवन हो जाएगा और लोकतंत्र मजबूत हो ये जन जन सुख पाएगा, सफल जीवन हो जाएगा। चलो सब मंदिर में ना के 5 साल में यज्ञ हो ये सब वोट देव जाके। और साहब, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, सैनिक रक्षा करे देश की और पुलिस रखे कानून, कानून की रक्षा करती है और सैनिक रक्षा, और हमारा भी तो कोई फर्ज है फिर। बिल्कुल। अरे सैनिक रक्षा करे देश की, पुलिस रखे कानून और मतदाता बिन पोलिंग स्टेशन रहता है सून, और मतदाता बिन पोलिंग स्टेशन रहता है सून। जो तू आलस कर जाएगा, सुन लो भैया, शेयर करो, और जो तू आलस कर जाएगा और भैंस जड़े सोते की पाड़ा फिर पछताएगा, और भैंस जड़े सोते की पाड़ा फिर पछताएगा, सफल जीवन हो जाएगा और लोकतंत्र मजबूत हो जन जन सुख पाएगा। चलो सब मंदिर में नहा के 5 साल में यज्ञ हो ये सब वोट देव जाके। पार लगा दो लोकतंत्र के उत्सव की नैया, ये उत्सव 5 साल में आता है, चूको मत। अरे पार लगा दो लोकतंत्र के उत्सव की नैया और पीछे कर जलपान प्रथम मतदान करो भैया, और पीछे कर जलपान प्रथम मतदान करो भैया, पुण्य अर्जित हो जाएगा और 5 साल की जाए वोट तेरा काम न आएगा। फिर क्या करेगा? और 5 साल की जाए वोट तेरा काम न आएगा, सफल जीवन हो जाएगा, लोकतंत्र मजबूत हो जन जन सुख पाएगा। और अड़ोसी पड़ोसी आस पड़ोसी सबको लेकर जाओ हरसाते और उंगली पे लगवाओ शाही जो तिलक लगे माथे। अरे उंगली पे लगवाओ शाही जो तिलक लगे माथे, वोट देकर जब आएगा, प्यारे सुन लो, अरे वोट देकर जब आएगा और तुझसे ले प्रेरणा दूसरा भी दौड़ा जाएगा, सफल जीवन हो जाएगा। चलो सब मंदिर में नहा के और 5 साल में यज्ञ हो ये सब वोट देव जाके। अन्न खाए जिस देश का उस भारत माता का कर्ज, तुझ पर कर्ज है। बिल्कुल। इस देश में रहता है, पढ़ता है, बड़ा होता है, खाता है, पीता है, धंधा करता है, तेरा फर्ज भी तो बनता है उसके प्रति। बिल्कुल। हाँ, अन्न खाए जिस देश का उस भारत माता का कर्ज, एक वोट दे करके निभा दे मतदाता का फर्ज, तभी उन्नति कर पाएगा और आने वाली पीढ़ी को भी राह दिखाएगा, सफल जीवन हो जाएगा। और वोट तो देता नहीं, चाहता सुख सुविधा सारी। बिल्कुल, ये बड़ी कमजोरी है हमारे देश की। नाली बनाओ, सुविधा पूरी चाहिए, वोट देने लाओ, रोजगार दो, राशन दो, वोट देने गया क्या, जिम्मेदारी नहीं निभाई, अधिकार पूरे चाहिए,
कर्तव्य नहीं करेंगे। पर वोट तो देता नहीं चाहता सुख सुविधा सारी, और किया नहीं कर्तव्य बने फिर कैसे अधिकारी, किसे फिर मुंह दिखलाएगा और सबके लगे निशान तू ही सूना रह जाएगा। चलो सब मंदिर में जाके और 5 साल में यज्ञ होए सब, वोट देव जाके 100% मतदान करो, जन जन को जगाना रे, कोई मत रहना बिना मतदान के। 100% मतदान करो, जन जन को जगाना रे, और आ रही है 25 नवंबर भूल न जाना रे, वो आ रही है 25 नवंबर भूल न जाना रे। गर्व से तू तन जाएगा, वोट दे के आया हूँ, और गर्व से तू तन जाएगा, और जिम्मेदार नागरिक का जब फर्ज निभाएगा सफल जीवन हो जाएगा, और लोकतंत्र मजबूत होए जन जन सुख पाएगा। चलो सब मंदिर में नाके और 5 साल में यज्ञ होए सब, वोट देव जाके। बोलो लोकतंत्र की जय। कुल मिला करके है कि 25 नवंबर को जार 7 को वोट देना है, ठीक है ना, और ज्यादा टाइम को लगे हमें, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग जितने हो सके ना उतने सुविधा तुमको दे रहा है। 80 साल से ऊपर को कोई है तो घर बैठे वोट की सुविधा भी दे रहा है, नजदीक तुम्हारे पोलिंग बूथ है, इतने से टाइम तो निकाल सको, जाओ वोट दो, कोई को भी दो, तुम्हारा मनपसंद कैंडिडेट को दो, बाकी कोई दिक्कत कौन। लेकिन अगर वोट ही नहीं दोगा तो फिर सुख सुविधा मांगवा को अधिकारी भी कौन भाई आओ, लड़वा को अधिकारी भी कौन, लड़ोगा भी जब लोकतंत्र को तुम खुद मजबूत करोगा और लोकतंत्र के लिए बढ़िया आदमी को चुनार आगे भेजोगा। और कभी ने जो बात करी है वो बिल्कुल खरी बात करी है कि लोकतंत्र मजबूत जब ही होगा जब बिल्कुल आप जा और 25 नवंबर को अपना वोट को इस्तेमाल करोगा। राजेंद्र जी, अब ये टिकटन को लेकर बड़ी मारामारी चल रही है, जनता हमसे भी बहुत सारा सवाल पूछे, साहब कहीं होनो जानो कौन को टिकट मिलेगो, गंगापुर का हॉट सीट बन गई। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, हॉट सीट बन गई, बिल्कुल गंगापुर हॉट सीट है। हाँ। और बहुत महत्वपूर्ण सीट है। कांग्रेस ने तो अपना टिकट डिक्लेयर कर ही दिया है। बिल्कुल। अब चूंकि बीजेपी में जातिगत समीकरण को जो गणित से जोड़ रहे हैं ये लोग तो वो जातिगत समीकरण आड़े आ रही है। अगर कांग्रेस डिक्लेयर नहीं करती पहले तो शायद बीजेपी को इतनी तकलीफ नहीं होती। अब चूंकि कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मजबूत है तुलनात्मक, इसलिए अब वो सारी चीजें, क्योंकि इस समीकरण में कोई सी भी जाति का कैंडिडेट फिट नहीं बैठ पा रहा है, तो उनका जो है, इसलिए वहाँ के जो राजनीतिक है बीजेपी के, हम अंदाज लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अंदर तो वहाँ क्या हो रहा है, बाकी अंदाज यही है, क्योंकि वो गणित का हिसाब किताब चल रहा है, जब उनकी इक्वेशन बैठ जाएगी तो डिक्लेयर कर देंगे, और शायद कल तो कर ही देंगे। अच्छा, एक चीज और है, मेरा जिनसे जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि मुख्यमंत्री अगर कोई घोषणा कर रहे हैं, कोई वादे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये तो डायरेक्ट ही कहीं ना कहीं एक लुभाने वाली स्कीम है जो आराम से खुलेआम कर रहे हैं राजनीतिक दल, तो इनका इस्तेमाल, ये जो परंपरा डल गई किस तरह के प्रलोभन देने की, अरे साहब हम तो हर महिला मुखिया को 10,000 देंगे, क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे, कारण क्या है, ये पैसा आएगा कहां से? मैं तो व्यक्तिगत रूप से, अभी हमारे भाई ने जो गोपीनाथ जी ने बहुत शानदार बात की, हम समझे ये थे कि गोबर की बात हो रही है, लेकिन गोबर के माध्यम से उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यंग, बहुत बड़ा कटाक्ष आज की राजनीति पे किया है। ये रेवड़ियां बांट रहे हैं ये लोग, सब एक तरह से आवश्यकता है तो नियर, क्या मतलब हुआ, मोबाइल बांट रहे हैं, क्या चीज है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, या बीजेपी भी कम नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी पार्टी को ये कहना कि अमुक बांट, जिसका मौका लग रहा है वो सब बांट। केरल में कैसे कैसे घोषणाएं हो रही है, और अपने कर्नाटक में कैसे कैसे घोषणाएं हो रही है, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, आप जो मन में आ रही है जो घोषणा करते हैं, अरे भैया आपकी जेब का पैसा तो है नहीं, जनता के टैक्स का पैसा है, इसका सदुपयोग करो, चाहे कोई सी पार्टी है, बिल्कुल, लेकिन आंख मीच करके बांट रहे हैं। तो इस रेवड़ियों का जो है, हमें तो बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि किसको रोकोगे आप, कौन रुक रहा है, पूरे कुएं में कौन सी पार्टी नहीं कर रही है, चाहे बीजेपी, उधर देखो नीतीश ने पता नहीं वो क्या क्या घोषणा कर रहे हैं। मतलब ये स्थिति हो रही है, देश कहीं नहीं है, केवल कुर्सी, पार्टी, सत्ता, ये आगे, देश कहीं भी नहीं। आज किसी की सोच में देश नहीं है, या बहुत, ये कह लो बहुत कम लोगों की सोच में देश राष्ट्र प्रथम है। अच्छा, एक चीज और जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप तो खुद लॉ के बहुत बड़े विख्यात प्रख्यात हैं और जानते भी है, समझते भी हैं, ये लोग तो अंदर जेल में रह करके भी चुनाव लड़ लेते हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है, अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ो, बस इतना सा है, चुनाव आयोग ने इतना कर दिया कि आप उसको
अब शो कर दो। देखिए साहब, इनके पास में चाहे वो लोकसभा में बैठते हैं चाहे विधानसभा में बैठते हैं, जब इनके पास सत्ता होती है तो मत वाले हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। आज एक सरपंच के लिए नियम चूंकि ये बनाते हैं, सरपंच के चुनाव में क्या होना चाहिए वो नियम हमारी ये बनाते हैं, और सरपंच के लिए ये यदि चार्ज लग गया किसी धारा में तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसी धाराएं दी हुई है, इतनी साल की सजा, इतनी सारी चीज, इतनी सजा हुई थी। और वहाँ कितनी ही बार जिनके खिलाफ 302, 307 और 376 सबसे जो खतरनाक बिल्कुल धाराएं हैं, इनमें आजीवन कारावास सजा है। उन अपराधों के लिप्त सजा याफ्ता लोग भी चुनाव लड़ते हैं। क्यों? ये अंतर है उनके बीच, मानो अपने लिए नहीं बनाया उन्होंने। नगर पालिका में महिलाओं का आरक्षण पहले लागू हो गया, और वहाँ अभी जैसे मेरे भाई ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी वो बैठेगी देंगे भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये लोग जो है ना, जब इनकी तनख्वाह की बढ़ोतरी की बात आती है, सब एक भी कोई सी पार्टी का नेता हो, एक भी विरोध नहीं करता है कि भाई ये क्या चीज कर रहे हो। आपने क्या चुनाव में जनता से वादा किया था क्या? आज अगर मान लो इनको अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, एमएलए की सुविधाएं बढ़ानी है, तो आपने जनता से वादा किया, आप अपने संकल्प पत्र में दो कि हम अगर सत्ता पाएंगे तो हमारे विधायकों को ये सुविधाएं और बढ़ाएंगे। ये उसके नाते वोट जनता फिर भी वोट देती है तो बढ़ाओ आप, बिल्कुल। और नहीं तो आप जनता में फैल कर देंगे ये क्या मतलब जनता के पैसों की कमाई को आप आपस में बांट लोगे। आज हमारे देश का अधिकांश पैसा या तो विधायकों के, एमएलए, एमपीज जो भी हैं, या हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी सुख सुविधाओं पे खर्च हो रहा है। बहुत पैसा खर्च हो रहा है। मुश्किल से 20% पैसा है जो जनता के काम आ रहा है। अदरवाइज इनकी तनख्वाहों में, इनकी सुविधाओं में, एक विधानसभा में, एक विधानसभा, एक रोज की विधानसभा में कितना खर्चा होता है, एक विधायक को कितना मिलता है। आप 500 रुपए में, 600 रुपए में, 700 रुपए में पूरे साल भर का मोबाइल रिचार्ज कर लो, लेकिन इनको 15,000 रुपए मोबाइल की मिल रहे हैं। ये सारी सुविधाएं क्यों हैं भाई? काय के लिए हैं? क्यों होनी चाहिए? ये गाड़ी सब्जी लेने भी क्यों जाए? 10 रुपए के पान लेने के लिए 200 रुपए का डीजल लेने के लिए गाड़ियां जाती है, अधिकारियों की सरकारी गाड़ी जाती है। ये सब चीज क्यों होनी चाहिए भाई? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये सब चीजें जैसे पहले एक चुनाव आयोग हमारे हुआ करते थे, मुख्य आयुक्त TN शेषन साहब, उन्होंने जरूर कुछ सुधार उस समय किए थे। उसके बाद अभी कह रहे हैं कि साहब ऐसा है, अगर आपका कोई भी आपराधिक मामला है तो 48 घंटे के अंदर अंदर आप उसको मीडिया में, अखबारों के माध्यम से उसको करें। ये इससे क्या होगा? नहीं, मीडिया से एक फायदा ये है कि भाई जनता को भी जागरूक होना चाहिए। एक देश का, इसे हम देश का दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि फूलन देवी जो है वो जो है जेल में होकर के चुनाव जीतती है और सांसद रही है। सांसद रही है, क्यों रही है? वोट तो आपने दिए है ना, बिल्कुल। तो फिर ये राबड़ी देवी रही है जो अंगूठा छाप लेडी है, वो देश की हमारी एक मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री रही है, क्या चीज। और ऐसे हजारों उदाहरण है, आपराधिक जगत के बहुत से उदाहरण है, जेल में रहकर चुनाव लड़ने के बहुत से उदाहरण है, जिन्होंने बम विस्फोट किए हैं, देश के प्रति गद्दारियां की हैं, और मुकदमे चल रहे हैं और वो चुनाव जीत रहे हैं। तो अरे वोटर तो फिर आप ही हो ना। हाँ बिल्कुल। या हम खाली उन्हीं को दोष दें? आप कहाँ चले जाते हो उस समय? तब आपके आड़े आता है जातिवाद, तब आपके आड़े आता है धनवाद, क्षेत्रवाद, धन बल, बाहुबल, क्षेत्र, इन सब चीजें। आप इनसे ऊपर उठ जाओ, अपने आप अच्छे आदमी जाएंगे। बिल्कुल। चलो खराब आदमी खड़ा हो रहा है, ये कोई तो अच्छा होगा ना, लेकिन अच्छे के पक्ष में आप जाते नहीं हो। जिम्मेदारी जनता की बहुत ज्यादा हमारी नहीं है। हम चुनाव आते, अभी भाई ने कहा मेरे ने कि जागो रे 5 साल में ये गोरा ना कर चलो, तो आप इसको सोचो। इसमें इसका मतलब संदेश यही है, अच्छे आदमी जाएंगे, अच्छे आदमी। और आप देखिए कि 33%, 32% वोट प्राप्त करके आदमी एमएलए एमपी बन जाता है। पोलिंग क्या हुई आपकी? पोलिंग होती है 60%, 50%, 48%। और उस 48% में 4 आदमी खड़े हो गए, आपके तो 33% भी वोटिंग आए और आप एमएलए बन गए, आप एमपी बन गए। आपको जनता के 33% वोट नहीं आए, बहुमत से चुने जाना चाहिए। मेजोरिटी उतनी है नहीं आपके पास। बहुमत से आप चुने जाने चाहिए 51% पे। 51% वोट में तभी वोट मिले आपको, तभी तो आप बनने चाहिए, लेकिन आप 32% पे बन जाते हो। क्यों? हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोग सो रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, ये संदेश जन जन तक जाना चाहिए। आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जो लोग सुन रहे हैं ये जरूर सोचेंगे। चलिए, अरे 10%, 20% तो सोचेंगे इस बात को। बिल्कुल। और अब ज्यादा वक्त में आपका नहीं लूंगा, और जाते जाते कभी महोदय एक कुछ और हास्य का सुटीला एक प्यारा सा अंदाज बता दीजिए। अंदाज क्या, मैं तो खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, बहुत हाँ,
हाँ, आप हंसी में ले रहे हो मतलब आश्रस का कभी उसका मतलब थोड़ी मेरी हर बात हंसी में ले रहे हो। मैं कभी तो चुनाव लड़ serious रहा हो। हूँ। अच्छा अच्छा, मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ साहब? मुझे अरे मैंने चुनाव चिन्ह भी सोच लिया। अच्छा, आपने खुद का अपना चुनाव चिन्ह हाँ, सोच वही लिया? लूंगा। मैं भी खड़ा चुनाव में, कहूँ जोड़कर हाथ। मैं भी खड़ा चुनाव में, कहूँ जोड़कर हाथ। कलम चिन्ह मुझको मिला, कलम बहुत बढ़िया। मेरा काम है। हाँ बिल्कुल। कलम चिन्ह मुझको मिला, देना मेरा साथ, देना मेरा साथ। अगर खुश रहना चाहो, सारे मिलकर सिर्फ कलम का बटन दबाओ। वेरी गुड। सारे मिलकर सिर्फ कलम का बटन दबाओ। दो चर्चित को वोट, कलम को खूब चलाऊं और चला चला कर कलम सभी को खूब हंसाऊं। चला चला कर कलम सभी को खूब हंसाऊं। कलम चलाऊं नित्य में, हे वोटर भगवान, पोल खोल सबकी रखूं ऐसा दो वरदान। ऐसा दो वरदान, कलम के झंडे गाड़ूं और करा जमानत जब्त सभी के पांव उखाड़ूं। करा जमानत जब्त सभी के पांव उखाड़ूं। कह चर्चित कविराय, नुकीली कलम चलाऊं तीखी तेज चुभती हुई। नुकीली कलम चलाऊं और कर न सके तलवार काम वो करके दिखाऊं। और मेरा घोषणा पत्र भी सुन लो। अच्छा, एजेंडा। हाँ, चुनावी एजेंडा कह रहे थे ना, घोषणा पत्र आप बात कर रहे थे। घोषणा पत्र सुनिए आप। मतलब गोबर ओवर सब छोड़ दिया अब आपने? सुनियो साथियों, चुनाव लड़ने की मैंने भी कर ली है तैयारी। इसलिए आज कर रहा हूँ अपना घोषणा पत्र जारी। ओके। इस न्यूज 7 राजस्थान के माध्यम से आज कर रहा हूँ अपना घोषणा पत्र जारी। इसके अनुसार जरूरतमंदों को जी भर के कर्जा दिया जाएगा। जिसको जरूरत है खूब कर्जा लो, जी भर के, अरे क्या कमी, जी भर के कर्जा दिया जाएगा जो कभी भी वापस नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये देखिए कितना बढ़िया घोषणा पत्र है। और जिसको भी जरूरत है वो जी भर के कर्जा लो और वापस लौटाने की भी जरूरत नहीं है। जी भर के कर्जा दिया जाएगा जो कभी भी, अब इसी से मिलेंगे वो, जो कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। और विद्यार्थियों को पढ़ाई के बोझ से मुक्त किया जाएगा। कोई पढ़ाई नहीं। विद्यार्थियों को पढ़ के भी नौकरी कौन सी मिलती है? विद्यार्थियों को पढ़ाई के बोझ से मुक्त किया जाएगा और बिना पढ़ा लिखे ही नेतागिरी का जॉब दिया जाएगा। बहुत बड़े वैकेंसी सबसे ज्यादा इसी में निकाली जाएगी। बिना पढ़े लिखे को नेतागिरी का जॉब दिया जाएगा। व्यापारी हमारी कविता का व्यापार चलाएंगे। बहुत बढ़िया। हम एमएलए बन जाएंगे तो क्या करेंगे? व्यापारी मजबूरी होगी खरीदना एमएलए की कविता। और दुकान बेचनी पड़ेगी। व्यापारी हमारी कविता का व्यापार चलाएंगे। ग्राहक 2 कविता के साथ 1 कविता मुफ्त पाएंगे। इसकी ऑफर रहेगा। बिल्कुल। ग्राहक 2 कविता के साथ 1 कविता मुफ्त पाएंगे। हमारे घोषणा पत्र को ओढ़े और इसी को बिछाएं। बिल्कुल, हमारे घोषणा पत्र को ओढ़ें और इसी को बिछाएं। कलम का बटन दबाकर गोपीनाथ को जिताएं। कलम का बटन दबाकर गोपीनाथ को जिताएं और पूरे 5 साल तक कविता का रसपान करें। बस कोई काम नहीं, पूरे 5 साल तक कविता का रसपान करें और कविता ही खाएं। फिर मिलेंगे 5 साल बाद। बोलो कविता और कलम दोनों जिंदाबाद। तो ये घोषणा पत्र था कवि गोपीनाथ चर्चित का। और इनके भी भाई बात जच रही है कि भाई भैया जब ये इतनी सारी रेवड़ी बांट रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं? यानी विद्यार्थियों को पढ़वाई की जरूरत कौन? और अब तो कसरियाई में रह रही है। जितने की सौगात मिल रही है ना, बस इतने सौ क्या वो बाकी रह रहा है कि कतई घर से बाहर में तो निकलो, घर बैठे तुमको 1000 रुपये रोजीना का देंगा, तुम तो वोट दे दो। बस इतने एक तो कसर रह रही है। तो कुल मिला रहा है विद्यार्थियों को पढ़वाई की जरूरत कौन? पास करता चले जाऊंगा और सारा काम अपना आप होता चले जाएगा, है ना। और नेता की सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलेगी तो पढ़वाई की जरूरत कौन? कुल मिला रहा है लोकतंत्र को हास और प्रयास जरूर बनो है। और लोकतंत्र की सूरत जो है ना, वह बड़ी ज्यादा चमकवा की बजाय बस सूरत ज्यादा हुई है। और कारण जिम्मेदार आप और हम ज्यादा। हाँ, लोक और तंत्र, लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन। अगर जनता के शासन में जनता महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगी तो फिर लोकतंत्र जिंदा रहेगा कैसे? यानी हमने अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो गए। हमने जातिवाद शुरू किया, हमने क्षेत्रवाद शुरू किया, हमने भाई भतीजावाद शुरू किया और इसी वजह से हम अच्छे लोगों को नहीं चुन पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुद कानून तोड़ करके बैठे हैं, हमने उन्हीं को कानून बनाने के लिए संसद में और विधानसभा में भेज दिया। ये हमारी कमजोरी है। अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है सारी चीजों को दरकिनार करके, और सबसे बढ़िया बात है जो योग्य उम्मीदवार है, पढ़े लिखे है, सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, नीति भी अच्छी है, और उसी को हम चुनेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। हाँ कभी साहब, तो ऐसा है जो बात आपने बताई ना, लोकतंत्र के तथाकथित ठेकेदारों ने जो विद्रूपताएं पैदा की है,
उन विद्रूपताओं पर ही तो मैंने कलम चलाई है। ये मौका मिलता है हमको, बड़ा अंदर गुस्सा होता है, और हम अपनी बात नहीं कहते, हम जनता में महसूस जो करते हैं ना जनता की बात, उनको हम कलम के द्वारा बताते। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी गंदगी है, विद्रूपता है, इस पर कलम चलाने का अवसर, हंसाने का अवसर कौन देता है? ये तथाकथित ठेकेदार। इन्हीं से तो ऑब्जर्व किया है सब कुछ, और क्या है समाज में यही है। और रियल लाइफ में शायद यही फर्क है कि जो समाज में दिखता है वही कवि का मन जो है अपनी कलम के माध्यम से लिखता है, और वही समाज को आईना दिखाने का प्रयास भी करता है। आज इन दोनों मेहमानों ने आकर के जो इतिहास खंगाला है, जो चुनाव पर, राजनीति पर जो बात की है, यकीनन कहीं ना कहीं गंगापुर सिटी की राजनीति, पिछलो परिदृश्य सब आपको अच्छी तरीके से याद आगो होगा। और अब जाते जाते एक खबर जरूर मैं आपको बता दूं, कुल मिला रहा है भाई भैया, लगातार बीजेपी में भी टिकटन को विरोध हो रहा है, कांग्रेस में भी टिकटन को विरोध हो रहा है, और कांग्रेस में भी 11 टिकट इशा है जिन पर पुनर्विचार के लिए वापस भेजा गया है। सीईसी की बैठक चल रही है, कल तक बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। रही बात गंगापुर में बीजेपी का टिकट की, तो भाई भैया मेरा सुनवा में तो यह आयो है 30 अक्टूबर से ले और 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल होएगा, और गंगापुर को बीजेपी को टिकट हो सके तो 4 या 5 तारीख को आएगा, यानी नामांकन से 2-4 दिन पहले, ताकि कोई बगावत न होए, लफड़ो न होए और सीट को निकाले। कुल मिला रहा है बात कि राजनीति अपना उरूज पे है, चरम पे है, और अब की बार जो चुनाव होएगा राजस्थान में वो देखवार दिखावा लायक होएगा। आप अपना अनुभव पे कहीं के वो चाहो राजेंद्र जी, अब की बार वास्तव में जो चुनाव हो रहा है कहाँ पहुंचेगा या चुनाव एक्चुअली क्या है कि इस बार चुनाव पार्टी में आपस में एक दूसरे के प्रति, खुद पार्टी में बगावत के दौर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इतना जितना ही इस समय चल रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, खेमों में बटी हुई है राजनीति पार्टी, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। हालांकि दूसरे तीसरी किसी पार्टी का कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं है, अस्तित्व 2 ही पार्टियां हैं, लेकिन दोनों के ही आपस में परस्पर विरोध, अंतर विरोध चरम पर है। इसलिए एक दूसरे को जिताने की वजह से हराने के लिए भी प्रगतिशील रहेंगे। इसलिए कैंडिडेट भी जागरूक रहेगा, और वो सारी स्थिति जब ऊपर से नीचे उतरती, मैंने अभी कहा राजनीति में ऊपर से नीचे उतरती है, वो स्थितियां लोकल स्तर पर भी फिर होंगी। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के है कल से रणनीति शुरू हो जाएगी, कल से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो सचिन पायलट 31 अक्टूबर को, वसुंधरा राजे 4 नवंबर को, राजेंद्र राठौड़ 3 नवंबर को और सतीश पुनिया 2 नवंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यानी ज्योतिषियों के दर पर भी जा रहे हैं, भगवान के मंदिरों में ढोक भी लगा रहे हैं, और मुहूर्त और शुभ मुहूर्त देख करके और उसी हिसाब से फिर ये अपनी अपनी ताल ठोकेंगे। अब कौन बाजी मारता है ये तो भविष्य के घर में छुपा है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान, और खादी की लंगोटी चांदी का पिकदान, और 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, ये हम परंपरा लेकर के चले आ रहे हैं, और बस शायद इसी को निभाते आ रहे हैं। जनता चाहेगी तो ये जो चीज है ये बदल सकती है, जनता के हाथ में सब कुछ है। कल भाई भैया पीलोदा में आऊंगा, चुनावी कैंपेनिंग करूंगा, पीलोदा के लोगन से मिलूंगा, और गांव ढाणी का लोगन से बातचीत कर और देखूंगा राजनीति कौन सा करवट बैठेगी। और राजनीति है, चुनाव है, लोकतंत्र है, इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन असली ताकत जनता के हाथ में है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी ज्यादा निभानी है, और हम दोनों, हमारा मेहमान है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दें। आपको आशीर्वाद और प्यार और सहयोग इसी तरह बना रहना चाहिए हमारे ऊपर, कि हम जब आपको याद करें, क्योंकि कई बार क्या होता है उन अनुभवों की जरूरत पड़ती है सर। राजनीति में मरना, गिरना, क्राइम, ये खबरें रोज चलती हैं, लेकिन कहीं से थोड़ी बहुत अगर हंसी की फुहारें चल जाएं तो मन थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाता है, और लोगों को लगता है कि हाँ, चुनाव के साथ साथ में हंसी खुशी जो माहौल है वो चलता रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दीपावली का त्योहार आ रहा है, तुम तो तुम्हारी साफ सफाई पे ध्यान दो, ये नेतान का चुनाव है, चलता रहेगा, तुम्हारे जज्जा जी जहर वोट दिया गंदगी को भी साफ करते और गंदे हैं या सफाई, दिवाली की सफाई में राजनीति की गंदगी को साफ करता चली जाओ। और नहीं आबाड़ा दिन बता दूंगा आपको, सही बात है, गोबर का चक्कर में भैंस भी धरना पे बैठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर आपसे मिलूंगा। राम राम साहब। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता
अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।